स्टूडेंट्स, स्वागत है साइंस हरियाणा यूट्यूब चैनल। कल बच्चों जैसे कि फ़िज़िक्स का 11th का हमारा सेट 3 का एग्ज़ाम है। अक्टूबर नवंबर का सिलेबस मेंशन है, हो सकता है नवंबर के सिलेबस ही आ जाए, लेकिन जो पेपर मैंने बनाया है बच्चों मॉक टेस्ट अक्टूबर नवंबर के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया है। इसका सॉल्यूशन आपको PDF अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। फ़िलहाल के लिए ये टेस्ट मैं सोल्व करवा रहा हूँ। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ G एट द सेंटर ऑफ अर्थ। तो स्टूडेंट्स, G एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ पूछे तो 9.8, एट द सेंटर ऑफ अर्थ जो है 0 है बच्चों। एट द सेंटर ऑफ अर्थ क्या है? 0 है। क्यों 0 है? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि GD एट डेप्थ जो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी होती है 1 - d/r होती है। जब D आप अर्थ के रेडियस के बराबर r पे चले जाएंगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। GD क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ D। साथ साथ ये भी बात बच्चे जान लें कि जैसे हम गहराई में जाते हैं वैसे भी G की वैल्यू कम होती जाती है, चाहे हम ऊपर हाइट पर जाएं तब भी G की वैल्यू कम होती जाती है, दोनों ही सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी। परफेक्टली रिजिड बॉडी क्या होगी बच्चों? परफेक्टली रिजिड बॉडी ऐसी जिसका कि वॉल्यूम या लेंथ और कम ना की जा सके, जितना मर्जी प्रेशर लगा दें। तो यंग मॉडुलस के लिए हमारे पास यंग मॉडुलस होता है F/A डेल्टा L/L। तो यंग मॉडुलस अगर हम जितना मर्जी फोर्स लगाएं उसकी लेंथ में या उसकी डिप्रेशन में कोई दबाव कोई चेंज ना आए तो वो हो जाएगा यंग मॉडुलस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये यंग मॉडुलस हो जाएगा इनफाइनाइट, बहुत ज़्यादा हो जाएगा उस चीज़ का यंग मॉडुलस अगर वो रिजिड बॉडी है तो, परफेक्टली रिजिड बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखें स्टूडेंट। इफ द प्रोसेस इज टेकन प्लेस एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रोसेस की जा रही है तो वो क्या कहलाएगी? कांस्टेंट वॉल्यूम। V कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम 0 है। तो ऐसी प्रोसेस को कहते हैं हम आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या कहते हैं? आइसोकोरिक। साथ साथ ध्यान रख लो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट पर हो रही है तो वो आइसोथर्मल, हीट कांस्टेंट है तो आइसो एडियाबैटिक, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबारिक। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है, इजी सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 आइसोकोरिक। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, या सेट एग्जाम में आए हुए हैं या फाइनल पेपर जो इस बार 2021 का है उसका क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। In this universe, each particle of matter attract every other particle with some force. This universal attractive force is called, क्या कहते हैं? हर एक चीज दूसरी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करती है, ऐसे फोर्स को कहते हैं ग्रेविटी या ग्रेविटेशन। क्या कहेंगे? अभी इनका सॉल्यूशन हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी बच्चों आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द एंगल इनसाइड द लिक्विड बिटवीन टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस एंड टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। उसको क्या कहते हैं हम? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एक्यूट, ऑब्ट्यूस याद रखना है बच्चों। कोहेरेंट फोर्सेस, कैसी मेनिस्कस बनती है, ये केस है वाटर का। वाटर के केस में एंगल कुछ इस तरीके का बनता है, टेंजेंट और बिटवीन सरफेस एंड लिक्विड, और मरकरी के केस में कुछ ऐसे बनता है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्यूट होगा कि ऑब्ट्यूस होगा, 90 डिग्री से कम होगा कि 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, वो भी लिक्विड के टाइप पे डिपेंड करता है। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का जवाब है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। What is the time period of geostationary satellite? जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड है स्टूडेंट्स 24 आवर। 24 घंटे में ये पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। इसकी हाइट भी पता होना चाहिए, इसकी रोटेशन पता होनी चाहिए। 35,000 किलोमीटर के अराउंड इसकी हाइट होती है।
कंसेंट्रिक होता है, जो अर्थ का सेंटर है, और कोप्लेनर होता है इक्वेटोरियल प्लेन के। तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की कंडीशंस 2 नंबर में अलग से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन? तो एक होता है सुपरफिशियल एक्सपेंशन, पिछले साल 5 नंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो रिलेशनशिप बतानी है तो अल्फा इज इक्वल टू 3 गामा, यानी कि किसी चीज़ की लंबाई में बढ़ोतरी और उसी मटेरियल के वॉल्यूम में बढ़ोतरी 3 गुना होती है। अगर उसी चीज़ को गर्म किया जाए उसी मटेरियल को, तो अल्फा इज इक्वल टू 3 गामा होता है। रिलेशनशिप डेरिवेशन आई हुई है 5 नंबर में 2020 के पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, when 100 joule is given to system, internal energy increase by 30 joule, find the work done by the system। तो बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, हीट सिस्टम को दो, एक पार्ट चला जाता है इंटरनल एनर्जी में, एक जाता है वर्क डन करने में। मेरी तरफ से ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की मैथमेटिकल डेरिवेशन। तो एक पार्ट तो चला जाएगा इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, एक पार्ट चला जाएगा वर्क डन करने में। तो वो दे रखी है दोनों डाटा अपने को, ये दे रखा है 100 जूल हीट दी, 30 जूल इंटरनल एनर्जी बढ़ी, तो वर्क डन कितना हुआ 70 जूल। 100 माइनस 30, तो वर्क डन जो हो गया वो हो गया 70 जूल। डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड राइट इट्स यूनिट, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, सेट एग्जाम का हमारे। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के, बच्चों किसी मटेरियल को हमने गर्म करना शुरू किया, मान लो उसकी मोटाई T थिकनेस है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और दोनों तरफ का टेम्परेचर डिफरेंस θ1 और θ2 है। तो जो हीट पास होती है, थर्मल कंडक्टिविटी, अलग अलग मटेरियल, जैसे मेरे सामने लकड़ी की इमेज है, लकड़ी, लोहा, हीट को पास करते हैं, वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। उस कांस्टेंट को कहा गया है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। एयर का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी काफ़ी कम है, वो इंसुलेटर है। जिनका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के ज़्यादा होता है वो कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर्स के की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो डिफाइन करना है, तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डिपेंड करता है, एक तो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है थिकनेस के। इनको हटा के, यानी टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी स्लो हीट उतनी ज़्यादा होगी हीट ट्रांसफर। सॉरी बच्चों, यहाँ मुझे रब करना होगा थोड़ा सा, ये रबड़ आ गया हमारे पास। टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी जल्दी हीट ट्रांसफ़र होगी, कम होगा तो धीरे धीरे। गर्म चाहे जल्दी ठंडी होती है, ठंडी चाहे धीरे धीरे ठंडी होती है। और टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, और ये थिकनेस है। मोटाई जितनी ज़्यादा होगी, हीट को ट्रांसफ़र करवाना हो दूसरी तरफ उतना ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इसको हटा के डायरेक्टली पोर्शन का साइन लगाते हैं, के कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी का कोफिशिएंट के क्या पूछ लिया उसने, यूनिट पूछ रखे हैं, तो बता देते हैं। आप हीट को किस में मापोगे, जूल, ये हो गया पर सेकंड, जूल पर सेकंड तो इधर पड़ा है, नीचे आ गया मीटर स्क्वायर, और आ गया केल्विन, और इधर ये मोटाई चलेगी इधर मीटर। तो जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकंड जो हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के यूनिट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 नंबर का क्वेश्चन था बच्चों। व्हाट इज एडियाबैटिक चेंज? एडियाबैटिक चेंज क्या होता है? एडियाबैटिक चेंज के लिए रिलेशनशिप लिखो, तो यहाँ पे एडियाबैटिक चेंज ऐसा चेंज जिसमें हम एडियाबैटिक चेंज
डेल्टा क्यू ज़ीरो है भैया, हीट नहीं पास होने देनी। उसने क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज एडियाबैटिक चेंज, जब किसी गैस को हम हीट करते, हीट क्या वर्क करें या कुछ भी करें बिना हीट दिए, हीट आने जाने से मनाही हो सिस्टम के अंदर, तो वो एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। उसने पूछा व्हाट इज रिलेशनशिप, तो पी वी की पावर गामा कांस्टेंट होता है। फिर उसने तीसरी चीज पूछ ली, एक नंबर में तो उसने ये पूछा, दूसरा नंबर इस चीज के लिए पूछा कि व्हाट इज रिलेशनशिप फॉर आइडियल गैस इन एडियाबैटिक प्रोसेस, और तीसरी चीज पूछी उसने गामा क्या है। गामा है बच्चों Cp अपॉन Cv, स्पेसिफिक हीट ऑफ एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर वाई स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। अच्छा राइट, मेयर फार्मूला भी रह रहा है, 9वां क्वेश्चन भी रह रहा है, पिछली बार भी 13वां क्वेश्चन रह गया। बच्चे ने यूट्यूब पे कहा सर मेरा एक क्वेश्चन छोड़ दिया सर आपने। राइट मेयर्स फार्मूला, मेयर्स फार्मूला क्या कहता है कि Cp स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस ज़्यादा होती है Cv से एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम बराबर R। R क्या है, गैस कांस्टेंट 8.316 जूल पर मोल पर केल्विन, इसकी वैल्यू होती है R, गैस कांस्टेंट है। मेयर्स फार्मूला Cp Cv से ज़्यादा होता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस ज़्यादा होती है, कितनी ज़्यादा होती है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। डेरिवेशन भी आ सकती है 2 नंबर में इसकी। वाई स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, स्टील इलास्टिक से रबर से ज़्यादा क्यों है। तो बच्चों 1 नंबर में अगर आप कहोगे तो सिंपली ये कह देना कि यंग मॉडुलस जो है स्टील का ज़्यादा है, इसलिए स्टील ज़्यादा इलास्टिक है रबर से। सिंपल बात कहो पहले, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन दो कि हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि स्टील रबर से ज़्यादा क्यों इलास्टिक है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपको वो जो पहला फॉर्मूला लिखा था अपन यंग मॉडुलस के लिए, वो क्वेश्चन था इनफाइनाइट वाला, वो फार्मूले से होगा। बोर्ड कहाँ से मिलेगा हमको, अभी तो था, ये आ गया बोर्ड। यंग मॉडुलस इज इक्वल टू F फोर्स अपॉन एरिया और डेल्टा L बाय L बाय डेल्टा L होता है। क्वेश्चन याद मेरे को लगता है मैंने गलत ना करा दिया बेटा, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा L बाय L, ठीक है बेटा, ये डेल्टा L नीचे आएगा। कट करो भाई इसको। यंग मॉडुलस होता है हमारा F बाय A अपॉन डेल्टा L बाय। तो डेल्टा L क्या है, चेंज इन लेंथ, हमारे फोर्स के बाद कितनी लेंथ चेंज हुई है। तो क्योंकि फॉर द सेम फोर्स फॉर द सेम लेंथ और सेम एरिया इलोंगेशन जो होगी स्टील की कम होगी रबर के मुकाबले में, तो हम कहेंगे कि स्टील ज़्यादा इलास्टिक है रबर के मुकाबले में। तो बच्चों 2 नंबर के क्वेश्चन में पहले तो हमने रीज़न बता दिया, क्योंकि यंग मॉडुलस स्टील का ज़्यादा है रबर से, इसलिए स्टील ज़्यादा इलास्टिक है। फिर ये इक्वेशन लिख के एक्सप्लेन भी कर दिया कि डेल्टा एल वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल, यंग मॉडुलस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेल्टा एल के, क्योंकि डेल्टा एल रबर की स्मॉल है स्टील की, इसलिए यंग मॉडुलस स्टील का ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा इलास्टिक है। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, बर्नौली थ्योरम, काफ़ी इंपॉर्टेंट, स्टेट एंड प्रूव बर्नौली थ्योरम। तो स्टेट एंड प्रूव बर्नौली थ्योरम में मैं 3 चीज़ें बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले स्टेटमेंट का 1 नंबर मिलेगा आपको बर्नौली थ्योरम।
चलो बर्नौली थ्योरम की स्टेटमेंट में देखो, एक आइडियल लिक्विड नॉन विस्कस लिक्विड स्ट्रीमलाइन फ्लो में है। आइडियल लिक्विड किसको कहते हैं? जो कि नॉन विस्कस हो और स्ट्रीमलाइन हो, इनकम्प्रेसिबल हो। ये तीन कंडीशन जो लिक्विड फ्लो पूरा करता है वो हमारा आइडियल फ्लो ऑफ लिक्विड होता है। आइडियल लिक्विड है, नॉन विस्कस है, स्ट्रीमलाइन और इनकम्प्रेसिबल है, यानी कि प्रेशर पड़ने पर उसकी डेंसिटी पर कोई बदलाव नहीं आता। विस्कोसिटी 0 है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है। ये तीन कंडीशन जो लिक्विड फ्लो करता है उसके ऊपर बर्नौली थ्योरम हम अप्लाई करते हैं कि जो टोटल सम है, जब लिक्विड फ्लो कर रहा है ना बच्चों किसी वेरिएबल क्रॉस सेक्शन की पाइप के थ्रू, हाइट भी बदल रही है, h1 से h2 हाइट पर चला गया, ये लिक्विड फ्लो कर रहा है। स्ट्रीमलाइन फ्लो है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है और नॉन विस्कस है। इसके लिए तीनों तरह की एनर्जी का सम, कौन कौन सी? काइनेटिक एनर्जी, पर यूनिट मास, प्रेशर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तीनों तरह की एनर्जी का सम कांस्टेंट रहता है। प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि एक एनर्जी घटेगी तो दूसरी बढ़ जाएगी। तीनों तरह की एनर्जी का सम कांस्टेंट रहता है। जो मैं अभी हार्ड कॉपी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, उसमें पूरा नोट्स एक्सप्लेन करके बर्नौली थ्योरम लिखी हुई है, वो ज़रूर डाउनलोड करें ताकि 5/5 मार्क्स मिल सकें। यहाँ मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस 2 मिनट में कि बर्नौली थ्योरम करनी कैसे है, क्या कहना चाहती है। ये होगी इसकी स्टेटमेंट, ये इसका डायग्राम का अलग से नंबर है, और A1 एरिया से लिक्विड एंटर कर रहा है, A2 लिक्विड से लीव कर रहा है, V1 वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, V2 वेलोसिटी से लिक्विड बाहर आ रहा है। वेरिएबल क्रॉस सेक्शन है, तो यहाँ पर लिक्विड जब एंटर किया तो हमने वर्क किया, उस वर्क डन को कह देना W1। वैसे वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होएगा, लेकिन उसको P इंटू डेल्टा V में चेंज हो जाएगा, वो P1 इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है? वॉल्यूम एंटरिंग पर सेकेंड इंटू द पाइप। और इधर से W2 जो होगा वो वर्क डन बाय लिक्विड होगा। बस ये बात जिसको ध्यान आ गई, समझ आ गई कि यहाँ पर लिक्विड खुद धक्का मार रहा है अगले वाले लिक्विड को, वो होगा माइनस का साइन ये क्लैरिफाई करता है कि ये वर्क डन बाय लिक्विड है, ये बाय एक्सटर्नल फोर्स है। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? W1 प्लस W2, P1 डेल्टा V माइनस P2 डेल्टा। P1 P2 क्या है? प्रेशर एट एंटरिंग पॉइंट और लिविंग पॉइंट। ये किस काम आ रहा है? हमारे द्वारा किया गया वर्क डन काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में। इसी तरीके से ये वाला वर्क डन हो जाएगा। तो टोटल वर्क डन जो होएगा W1 प्लस W2 करके मिलेगा, वो होएगा P1 डेल्टा V माइनस P2 प्लस, हाँ माइनस हो गया। उसके बाद जो इधर आ जाएगा W1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1, दूसरी तरफ आ जाएगा प्रूव करने के बाद W2 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी सेकंड। तो इन तीनों का सम पर यूनिट मास कांस्टेंट रहता है, इसे ही बर्नौली थ्योरम कहते हैं, कंजर्व रहता है। तो थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर नवंबर का सिलेबस ही आए, और बाकी तैयारी हमेशा अच्छे ढंग से करें और जुड़े रहें साइंस हरियाणा के साथ।